यस सर। एक और वैरायटी ऑफ मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन का क्वेश्चन देख लो, उसके बाद फिर मैं इंपल्स विम्पल्स सिखाता हूँ, फिर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन सिखाऊंगा। मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी निपटे, ओके सर। ठीक है। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस तुम करना, ठीक है। यस सर। मैं सिर्फ फॉर्मेट सिखाता चल रहा हूँ, आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते चलना। मैं एक एक क्वेश्चन लेके फॉर्मेट सिखा रहा हूँ। देखिए, जैसे एक क्वेश्चन आपको इस फॉर्म पे हुआ करता है, मैं आपसे कहूं कि भाई क्वेश्चन मेरा इस फॉर्म पे है कि सर आप मान लीजिए कि मेरे पास दो ब्लॉक्स हैं, लेट्स से दिस इज वन ऑफ द ब्लॉक एंड दिस इज द अनदर ब्लॉक दैट आई एम हैविंग, दीज आर टू ब्लॉक्स, ठीक है। और यहाँ पर ये दो ब्लॉक है और ये दो ब्लॉक का कुछ मास मान लेते हैं हम m1, इसका मास मान लेते हैं m2, एंड लेट अस से इनिशियली द स्प्रिंग वाज इन इट्स नेचुरल लेंथ, इनिशियली दिस स्प्रिंग इज इन इट्स नेचुरल लेंथ, ठीक है। Suddenly I gave a velocity of something v naught, let's say v naught to m1, m1 को हमने वेलोसिटी दे दी v naught। अब क्या होगा, पहले सिचुएशन समझ लो, बाकी क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको जो आप ट्राई करते रहिएगा। पहले आप सिचुएशन समझिए कि सर the moment I'll provide a velocity of v naught to this block, to this left one, what will happen कि this spring will start compressing itself because of this velocity, right? अब सिचुएशन पहले समझो कि जब स्प्रिंग अपने आप को कंप्रेस करेगी तो इस ब्लॉक पे एक फोर्स लगना शुरू होगा ड्यू टू दिस स्प्रिंग। ब्लॉक की वेलोसिटी इधर है और इस पे फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट। अब ऑब्वियस सी बात है कि इस ब्लॉक की वेलोसिटी विल डिक्रीज विथ टाइम एज दिस इज एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू इट्स मोशन। तो ये वाला जो है ये डिक्रीज करेगा समय के साथ, टाइम के साथ। अब जब ये डिक्रीज करेगा तो डिक्रीज करेगा, ठीक है सर, इस ब्लॉक की वेलोसिटी को, m1 की वेलोसिटी को स्प्रिंग विल बी डिक्रीजिंग। नाउ व्हाट विल हैपन टू दिस ब्लॉक m2, m2 के साथ स्प्रिंग क्या करेगा? तो देखो, स्प्रिंग चाहता है कि उसकी लेंथ नेचुरल लेंथ ही रहे, मतलब इट डजंट गेट्स कंप्रेस्ड और डजंट गेट्स इलोंगेटेड। तो अगर स्प्रिंग चाहता है कि उसकी लेंथ जो है मेंटेन रहे, तो ये तो तभी हो सकती है कि अगर आप एक एंड को कंप्रेस कर रहे हो तो दूसरा एंड इलोंगेट हो, ठीक है, तभी तो नेचुरल लेंथ मेंटेन रह सकती है। तो होता ये है कि ये वाला जो एंड है, राइट वाला एंड, दैट विल बी exerting a force of restoring force on this block m2 ताकि ये ब्लॉक मूव करे, so that the distance between m1 and m2 doesn't changes with time। बट समझो इस बात को, बट होगा क्या, किसी भी अभी जिस इंस्टेंट पे इस पे फोर्स लगना शुरू हुआ, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, दिस वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, दिस वेलोसिटी विल बी डिक्रीजिंग। तो अभी तो मैं ये कह सकता हूं, इस इंस्टेंट पे मैं ये कह सकता हूं कि although this v naught is decreasing and this is increasing, still v naught is greater than that of the velocity of m2। am I right? यस सर। इमेजिन करो भाई, एक पहले ही से मान लो 10 मीटर पर सेकेंड है और एक जीरो से अभी इंक्रीज करना स्टार्ट हुई है, तो अगर ये डिक्रीज भी कर रही है तो भी ये अभी इस वाले ब्लॉक के वेलोसिटी से तो ज्यादा होगा। तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, अल्टीमेटली दोनों ब्लॉक के बीच का सेपरेशन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? देखो, पीछे वाले ब्लॉक की वेलोसिटी ज्यादा है और आगे वाले की अभी कम है, तो व्हाट विल हैपन, द सेपरेशन विल इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज होगा। ऑब्वियसली सही बोल रहे हो, डिक्रीज होगा। आप की वेलोसिटी कम हो और पीछे वाले जो आपका पीछा कर रहा है उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो, तो आपके और उसके बीच का सेपरेशन डिक्रीज हो रहा होगा विद टाइम, तो ये डिक्रीज होगा। इसका मतलब सेपरेशन डिक्रीज होने का मतलब है कि स्प्रिंग कंप्रेस होगी, स्प्रिंग कंप्रेस होगी, है ना, कंप्रेस हो रही है, हो रही है, हो रही है। अब इसकी वेलोसिटी बढ़ते 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 और इसकी वेलोसिटी घटते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि जब इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी सेम हो जाएगी। यस सर। भाई इसकी बढ़ रही है, इसकी घट रही है। यस सर। अब क्या होएगा, अब मेरी बात समझना, ये इस इंस्टेंट पे जो कंप्रेशन होगा स्प्रिंग में वो मैक्सिमम होगा। क्यों क्यों मैक्सिमम होगा, इस बात को भी समझते हैं। देखो, ये इंस्टेंट पे दोनों की वेलोसिटी सेम है बट स्टिल फोर्स लगना बंद नहीं हुआ। क्यों नहीं बंद हुआ? क्योंकि सर स्प्रिंग तो कंप्रेस हो चुकी है ना, तो फोर्स तो लगेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। इसका मतलब है कि इसके बाद क्या होगा, अभी भी इस पे जो आपका रिस्टोरिंग फोर्स है वो इधर लग रहा होगा, ठीक है, और इस पे जो फोर्स है वो इधर लग रहा होगा। अब देखो, इसकी वेलोसिटी फर्दर v से और कम होगी और इसकी वेलोसिटी फर्दर v से और ज्यादा होगी, उसके बाद है ना। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अब आगे वाले की वेलोसिटी बढ़ने लगी है और पीछे वाले की कम होने लगी है। तो अब इन दोनों के बीच का सेपरेशन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? सोच के देखो,
देखो दोनों की एक टाइम पे v हो गई, अब पीछे वाले की और कम हो रही है बिकॉज अभी भी उस पे फोर्स जो है उसके वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, और इस पर फोर्स जो है वो वेलोसिटी को सपोर्ट कर रहा है, बढ़ेगा सेपरेशन। तो आगे वाले की वेलोसिटी बढ़ रही है, तो आगे वाले की वेलोसिटी बढ़े और पीछे वाले की कम रहे तो दूरियां बढ़ती हैं, मतलब सेपरेशन इंक्रीज होगी, मतलब नाउ स्प्रिंग विल स्टार्ट इलोंगेटिंग इटसेल्फ बिकॉज आगे वाले की वेलोसिटी ज्यादा है। समझ रहे हो आप? Yes, अब sir. क्या होगा, अब फिर कहानी उल्टी हो जाएगी। कहानी उल्टी क्या हो जाएगी, देखो ये बात समझ गए, कंप्रेशन का केस समझ गए हो? Yes, sir. अब इलोंगेशन के केस को समझो। अब क्या होगा, अब ये होगा कि जैसे ही अब स्प्रिंग इलोंगेट होना शुरू हुई, जैसे ही इलोंगेट होना शुरू हुई, अब स्प्रिंग अपने फोर्स की डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा। पहले इसकी वेलोसिटी को सपोर्ट कर रहा था, अब इसकी वेलोसिटी को ये अपोज करने लगेगा। सही कह रहा हूं? Yes, sir. और इसकी वेलोसिटी को ये सपोर्ट करने लगेगा। सोच के देखो, समझ रहे हो? जिसको अपोज कर रहा था उसको सपोर्ट करेगा, जिसको सपोर्ट कर रहा था उसको अपोज करेगा। तो अब क्या होगा, अब इसकी वेलोसिटी बढ़ गई थी ना कुछ, तो अब इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी और इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो ये डिक्रीज होते होते और ये इंक्रीज होते होते फिर एक टाइम आएगा जब दोनों इक्वल हो जाएंगे। हाँ. क्या उसके बाद जो उस इंस्टेंट पे जब इन दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी, तो क्या आपको नहीं लगता कि उस इंस्टेंट पे फिर से इलोंगेशन मैक्सिमम हो जाएगा? Yes, sir. क्योंकि अब उसके बाद क्या होगा, अब उसके बाद आगे वाले को अभी भी वो पीछे खींच रहा है, पीछे वाले को अभी भी वो आगे खींच रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, आगे वाले की अब वेलोसिटी कम होने लग जाएगी और इसकी वेलोसिटी बढ़ने लग जाएगी, फिर कंप्रेशन स्टार्ट होगा। मतलब समझ रहे हो प्रोसेस होगा क्या? प्रोसेस ये होगा कि पहले ये कंप्रेस होता जाएगा till the time the velocity of both the blocks becomes equal, and the time when the velocity of both the blocks becomes equal, at that time the compression will be maximum. उसके बाद फिर elongation स्टार्ट होगा एंड ये elongate होता रहेगा till the time when the velocity of both the blocks becomes equal. The moment the velocity will become equal, the elongation will become maximum. क्लियर है? Yes, sir. अब इसका मतलब कि either it be the case of maximum compression or it be the case of maximum elongation. In both of these situations, the velocity of the two blocks will be equal. ठीक है? अब इसमें अगर आपसे कोई पूछ ले कि find maximum compression, आपसे पूछा कि फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, ये क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, तो आपने क्या करना है? कुछ नहीं करना है। तो इस पूरे प्रोसेस में इफ आई कंसीडर दीस टू ब्लॉक्स एंड दिस स्प्रिंग एज अ सिस्टम, तो इस पूरे प्रोसेस में ऑल द फोर्सेस आर इंटरनल बिकॉज स्प्रिंग विल बिकम द पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। राइट, सिस्टम वो चीज है जिसको आप अज्यूम कर रहे हो, जिस पर आप ऑब्जर्व कर रहे हो चीजों को। तो इसका मतलब है कि ये आपका क्या हो गया, ये स्प्रिंग आल्सो बिकम्स द पार्ट ऑफ द सिस्टम, हेंस स्प्रिंग फोर्स विल बिकम इंटरनल फोर्स। और जब स्प्रिंग का फोर्स इंटरनल फोर्स बन जाए तो इसका मतलब है मोमेंटम कंजर्व्ड है। और एक बात आपको समझ में आती है कि एट मैक्सिमम कंप्रेशन और इलोंगेशन, एट मैक्सिमम कंप्रेशन बोथ द ब्लॉक्स विल हैव सेम वेलोसिटी। ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक, इन दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। ये भी v, ये भी v, इसका मास m1, इसका मास m2। तो लेट्स इक्वेट मोमेंटम m1 v0 plus of initial momentum for this m2 is 0 because it has not been given any velocity. This will be equal to m1 v, ठीक है, plus of m2 v, correct है? Yes, sir. तो v will become equal to m1 v0 divided by m1 plus of m2. But this is not the solution yet because we have just got the value of velocity, common velocity, जब compression is maximum. But हमारा क्वेश्चन क्या है कि we have to find the maximum compression. अब मैक्सिमम कंप्रेशन हम कैसे निकालेंगे? तो सेकंड स्टेप तुम बताओगे क्या होना चाहिए? तुम बता सकते हो ध्रुव, व्हाट इक्वेशन शुड आई यूज टू गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कंप्रेशन? एनर्जी की कंजर्वेशन, obviously energy का conservation because we have already conserved the momentum and we know all the forces acting here are internal forces, there is no external forces. तो अगर external force नहीं है तो obvious सी बात है कि एनर्जी का कंजर्वेशन लगा लेना चाहिए, है ना? तो एनर्जी का कंजर्वेशन लगा लो। तो एनर्जी के कंजर्वेशन में सिस्टम की एनर्जी कंजर्व करते हैं हम। तो सिस्टम की एनर्जी में क्या लिखेंगे? हाफ m1 v0 का स्क्वायर विच इज द काइनेटिक एनर्जी, एंड एट दिस इंस्टेंट
the spring was in its natural length. हाँ ठीक तो है. मतलब है कि there was no compression or elongation in the spring. Yes तो sir. एनर्जी इज जीरो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इज जीरो. तो इसके बाद लिखेंगे आप हाफ m1v का स्क्वायर प्लस ऑफ हाफ m2v का स्क्वायर प्लस ऑफ हाफ k इनटू x मैक्स का स्क्वायर. आइदर बी इट बी इलोंगेशन और कंप्रेशन, फॉर्मूला तो वही रहेगा बिकॉज ये x मैक्स मतलब x का स्क्वायर होता है. अब इस इक्वेशन से v हम निकाल चुके हैं, इस इक्वेशन पे रख के हम फाइनली x मैक्स निकाल सकते हैं. यस सर. ठीक है, नोट करो, आगे बढ़ते हैं. यस सर कर लिया. ठीक है, चलो आगे बात करें. तो एक क्वेश्चन जल्दी से करके बताओ, जल्दी से एकदम रफ्तार तेज. ये ब्लॉक एक ही कराऊंगा, ये दूसरा ब्लॉक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर, इस ब्लॉक का मास 4 किलोग्राम, इस ब्लॉक का मास 2 किलोग्राम. ठीक है, इस ब्लॉक को हमने वेलोसिटी दे दी 20 मीटर पर सेकेंड, इस ब्लॉक को उसी डायरेक्शन में हमने वेलोसिटी दे दी 10 मीटर पर सेकेंड. व्हाट विल हैपन इनिशियली? इनिशियली इलोंगेशन होगा या कंप्रेशन होगा? व्हाट डू यू थिंक? इलोंगेशन होगा. इलोंगेशन होगा बिकॉज आगे वाले की वेलोसिटी ज्यादा है. तो आपको x मैक्सिमम निकाल देना है, जल्दी निकालो. मेथड वही है, मोमेंटम का कंजर्वेशन और फिर एनर्जी का कंजर्वेशन. सर हम जब दोनों ब्लॉक को वेलोसिटी दे रहे होंगे तो स्प्रिंग की भी तो कुछ वेलोसिटी होनी चाहिए उस मोमेंट पे. स्प्रिंग इज मासलेस. ओके. मोमेंटम का कंजर्वेशन करिए. और एक पॉइंट बिल्कुल ऑब्वियस है कि व्हेन देयर इज अ मैक्सिमम इलोंगेशन और कंप्रेशन, तो इन दैट केस velocity of both the blocks will be equal. यस सर. Have you got these two equations? Just check the equation. Have you Yes, got sir. these two equations? यस सर. ओके, तो बात खत्म, आगे सॉल्व करते रहेंगे हम फ्री टाइम में. ओके, मूविंग ऑन. अच्छा, इसमें एक और चीज मैं सिखा देता हूँ. एक इतनी भी जल्दबाजी नहीं करेंगे हम, एक और चीज हम सीखेंगे. ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं. देखो, ये जो हमने क्वेश्चन अभी सॉल्व किया, दिस वी हैव सॉल्व दीज क्वेश्चंस विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड. हमने ये जो दोनों क्वेश्चन सॉल्व किया, वी हैव सॉल्व दीज क्वेश्चंस विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड. यस सर. ठीक है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमने we have solved the question with respect to the ground.
इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एंड दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास इटसेल्फ। इसको सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो मैं उतना कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ चीजों को कि आपको अलग से रटना पड़े कि व्हाट इज सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब इमेजिन दैट कि इफ यू आर सिटिंग ऑन द सेंटर ऑफ मास इटसेल्फ एंड फ्रॉम देयर यू आर ऑब्जर्विंग द होल मोशन, तो फिर उस केस में ये क्या होता है, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि उस केस में क्या होता है। देखो, द मोमेंट देयर विल बी मैक्सिमम इलोंगेशन और मैक्सिमम कंप्रेशन। अब एक बात सोचो, मुझे एक बात बता सकते हो कि अगर ये, अच्छा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का मैं फॉर्मूला पहले आपको याद दिलाऊं। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है m1 v1 प्लस ऑफ m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस ऑफ m2। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अगर मान लो कि मैं आपसे कहता हूं कि द मोमेंट दीस टू ब्लॉक्स स्टार्ट्स मूविंग या स्प्रिंग गेट्स मैक्सिमम कंप्रेस्ड और मैक्सिमम इलोंगेटेड, तो इन दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, ये मानते हो सर? सर यस सर। ठीक है, तो समझने के लिए आप ऐसे समझो कि ये m है, ये 2m है, ठीक है। इसकी उस इंस्टेंट पे जब इसकी वेलोसिटी सेम हो जाएगी, तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास? तो दैट विल बी mv प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ mv डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ mv। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या आ जाएगी? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा देखो तो। ये v1 3 में से 3 v2 कैंसिल, m से m कैंसिल, तो v आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? जीरो हाँ। नहीं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी v आएगा। जितना दोनों बॉडी की वेलोसिटी उतना ही सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी। सही या गलत? हाँ बेटा। यस सर। अब इमेजिन कर ध्रुव के यू आर सिटिंग ऑन द सेंटर ऑफ मास इटसेल्फ। तो अगर तुम सेंटर ऑफ मास पे ऑब्जर्वर बन के बैठ गए, तो तुम्हारे लिए ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक किस वेलोसिटी से चल रहा होगा? व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ रेस्ट द ब्लॉक्स? वेरी गुड, विद रेस्ट पे होगा। इसका मतलब अगर मैं सेंटर ऑफ मास को फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपना मान लूं और वहां से इमेजिन करूं चीजों को, तो उस केस में मैं ये कह सकता हूं, कि द मोमेंट व्हेन द एलोंगेशन और द कंप्रेशन वुड बी मैक्सिमम, in that case the velocity of both the blocks will be zero। क्लियर है? सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में दोनों रेस्ट में होंगे। तो अगर मुझे यही क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में सॉल्व करना होता, मैं करके बताता हूं, तो मैं कैसे करता? मुझे बताना क्या क्या था डेटा, जरा सा याद दिला दीजिएगा। के की वैल्यू 100 न्यूटन पर मीटर थी आई गेस। यस सर 2 kg और 4 kg का ब्लॉक था, लेफ्ट वाला 2 kg। ये 4 kg, इसको 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दी है शायद हमने, और इसको हमने 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दी है, राइट? यस सर यस सर। अब देखिए, इसमें पहली चीज तो ये है कि अगर हम सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाएं विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, अगर हम सेंटर ऑफ मास पे ही बैठ जाएं, तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में हमें एक बात पता है कि व्हेन देयर विल बी अ मैक्सिमम इलोंगेशन, द बॉडीज विल बी ऑफ कोर्स एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास इटसेल्फ। तो इसका मतलब है, पहली बात तो ये हो गई कि उस इंस्टेंट पे व्हेन देयर इज अ मैक्सिमम इलोंगेशन, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वही होगी जो इंडिविजुअल बॉडी की होगी। तो मोमेंटम का कंजर्वेशन तो अभी भी आप वैसे ही लगाओगे। नहीं समझ आ रहा? मतलब ये लिखोगे 20 और 80, मतलब ये 100 इज इक्वल टू 2 प्लस 6v, तो v की वैल्यू वही 50/3 मीटर पर सेकंड, एंड दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आल्सो। नहीं आ रहा? यस सर। ठीक है। अब मेरी बात समझ, अब जब हम एनर्जी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? हम किसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं? वी आर राइटिंग विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास इटसेल्फ। ठीक है, तो जब आप सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इफ यू आर राइटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो आप इस चीज को लिखेंगे, जो बॉडीज की इनिशियल वेलोसिटी वो भी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में लिखेंगे आप, और बॉडीज की जो फाइनल वेलोसिटी है वो भी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। समझ रहे हैं आप? तो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी देखिए सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, इस वाले की सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है? 50/3। 50/3। गलत तो नहीं कर रहा हूं मैं? नहीं सर, ठीक सब है, कुछ सही कर रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी कितनी है? 50/3। नहीं, एक मिनट रुको, हाँ ठीक है, 50/3। तो 50/3 में से 20 को माइनस कर दो। रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है अभी के लिए। हाँ, रिलेटिव निकालेंगे, रिलेटिव। -10/3 आएगी। 50/3 10 माइनस ऑफ 50/3 माइनस ऑफ 10 करो, तो इसकी जो वेलोसिटी आएगी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में 50/3 माइनस ऑफ 10, इस वाले की अलग है, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 20/3 ना। ठीक है, पक्का? यस सर। तो इसका मतलब ये हाफ इंटू 2 इंटू 20/3
का स्क्वायर प्लस और दूसरे वाले का करो हाफ इंटू 4 इंटू 50/3 माइनस ऑफ 20 करो, -10/3 भाई, 10/3 स्क्वायर होके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। दिस इज इक्वल टू फाइनल में काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 0 इज इक्वल टू हाफ इंटू 100 इंटू एक्स मैक्स का स्क्वायर। बस खत्म। तो सर ये हम पूरा VC ये जो हमने एनर्जी कंजर्व करी है, अच्छा ये आपने सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट से वेलोसिटी इसके बराबर, ठीक है सर। सर ये वैसे हमने करा क्यों? बस कुछ नहीं, इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, आइदर यू कैन सॉल्व इट विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड और यू कैन आपने सॉल्व द सेम दोनों क्वेश्चन ब्लॉक्स विद की जो काइनेटिक एनर्जी है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, उसको सेंटर ऑफ मास इनिशियल वाली और फाइनली तो दोनों ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास विल बी एट रेस्ट। ठीक है, तो दोनों ब्लॉक अगर सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो जाएंगे फाइनली, तो फाइनली अगर दोनों ब्लॉक रेस्ट में आ गए तो क्या होगा? अच्छा उनकी हाफ एमवी फाइनल का 0 हो जाएगा ना। मतलब बस ये कि वेलोसिटी आप सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं। ये सर ज्यादा बेटर है, बेटर है। मतलब आप सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाइए और लिख दीजिए सब कुछ। यस सर, वैसे सर देखा जाए ना वही हाफ एमवी स्क्वायर जो इस साइड आता है उसको उधर ले जाके कॉमन लेके यही आएगा। आंसर दोनों से सेम आएगा, बस ये मेथड है। और ये मेथड मैं क्यों सिखाया है मैंने, वो उसका रीजन ये है कि कई सारी जगहों पे ना क्वेश्चन आपको सेंटर ऑफ मास से सॉल्व करना ज्यादा आसान पड़ता है। यस सर। ठीक है, वो क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस करोगे और जब अपने डाउट्स आप पूछोगे ना, तो उसमें ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा जिसमें आपको सेंटर ऑफ मास से सॉल्व करना ज्यादा आसान पड़ेगा विद अदर देन सॉल्विंग इट विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ठीक है, तो इसलिए दोनों कॉन्सेप्ट याद रखो क्या जाता है। यस सर, कर लिया नोट सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं जिसका नाम है इम्पल्स। अब इम्पल्स भी बड़े काम की चीज है साहब, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम ये सारी चीजें, इम्पल्स चीजों को आसान करता है। अब इम्पल्स में मैं फिर से कुछ कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, देख बेटा बिना कॉन्सेप्ट के मजा नहीं है। ठीक है, तो इम्पल्स का भी कुछ कॉन्सेप्ट सीखो और वो कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊंगा जो तुमको नहीं आता है, ये 100% भाई। ठीक है, जो नॉर्मल आपको बुक्स में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, इस बात को पहले समझे आप। इम्पल्स में सर कोई बड़ी बात नहीं है। इम्पल्स का मतलब होता है, अगर मैं बहुत आसान लफ्जों में बात करूं ना, इन लेमैन्स लैंग्वेज, छोड़ना मतलब फिजिक्स की अंग्रेजी को छोड़ो, अगर मैं लेमैन्स लैंग्वेज में बात करूं तो इम्पल्स का मतलब होता है झटके वाला फोर्स। यस सर। झटका समझते हो? ऐसा फोर्स जिससे झटका महसूस हो तो वो इम्पल्स होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अचानक कोई तुमको घुसा मार दे, झटका महसूस होगा। यस आप बॉल को बैट से हिट करो, झटका महसूस होगा। ऊपर से नीचे गिर जाओ, झटका महसूस होगा। ठीक है, अगर आपने कोई ये देखिए, या आप कोई स्ट्रिंग ले लें और इसके साथ कोई पार्टिकल बंधा हुआ है, आप इस पार्टिकल को पहले ऐसे लेके और छोड़ दिया, तो जैसे ही आपका स्ट्रिंग बिल्कुल वर्टिकल होगा ना, अचानक इस पे झटका लगेगा। यस सर। तो ऐसा कोई सा फोर्स जो झटका का इंप्रेशन देता हो, दैट विल बी इंपल्सिव इन नेचर। सिंपल सी बात। ठीक है, बाकी तो मैथमेटिक्स हम लिख लेंगे। इसका मतलब क्या है कि जरूरी नहीं है कि कोई फोर्स अगर वो इंपल्सिव है तो हर केस में वो इंपल्सिव होगा, और ये भी जरूरी नहीं है कि कोई फोर्स कहीं पर नॉन इंपल्सिव है तो वो हर केस में नॉन इंपल्सिव होगा। पहले तो इस बात को हम समझेंगे। जहां पर फोर्स का झटका होता है वहां पर वो फोर्स इंपल्सिव, जहां पर नहीं होता है वो नॉन इंपल्सिव। एक ही फोर्स इंपल्सिव नेचर भी हो सकता है, नॉन इंपल्सिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। क्या मतलब सर? देखो 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 देखो, अगर मैं यहां पर एक बात कहूं ऐसे, ये आपने जो अभी मैंने बताया था, स्ट्रिंग ऐसे एक पार्टिकल लो, ऐसे ब्लॉक को इसके साथ टाई कर दो, दिस इज स्ट्रिंग। क्लियर है? बेटे एक बात बताओ कि अगर मान लो कि मैं ऊपर से इस पर एक दूसरा पार्टिकल ऐसे हिट कराऊं और सोचो स्ट्रिंग नहीं टूटे, अगर ये ऊपर से इस पे पार्टिकल हिट कराया, स्ट्रिंग नहीं टूटेगी, क्या इस ब्लॉक इस वाले पे ए, मान लो इसको ए पे झटका लगेगा या नहीं लगेगा? सोच के देखो, अगर ये पार्टिकल इस पे टकराएगा तो। मानते हो? इसका मतलब इस केस में टेंशन इंपल्सिव है। ये वाला टेंशन कैसा है? इंपल्सिव, झटके वाला है। समझ रहे हैं? yes, लेकिन अगर यही केस में ऐसे कहूं कि भाई ये ऐसा, ये ऐसा, ये पार्टिकल ऐसे जाके टकरा रहा है ए के साथ, क्या इसके ऐसे टकराने से स्ट्रिंग झटका लगाएगा बॉडी पे? इमेजिन करो, झटका लगेगा? थोड़ा सा नहीं लगेगा सर, ना ना नहीं लगेगा।
मतलब स्ट्रिंग पे झटका नहीं, बॉडी पे झटका लगना वो एक अलग बात है। स्ट्रिंग में जो टेंशन है, उस टेंशन में कोई फर्क पड़ेगा? उस पे कोई स्ट्रिंग कोई झटका लगाएगी क्या? सोच के देखो ना, नहीं। स्ट्रिंग कोई झटका नहीं लगाएगी ना। तो स्ट्रिंग का हाँ, जो ये टेंशन है वो अभी नॉन इंपल्सिव है। अच्छा, ठीक है, हाँ। हम स्ट्रिंग के टेंशन की बात कर रहे हैं, यस सर। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि ये बॉडी है, हम्म। ठीक है, इसमें ये बुलेट ऐसे पेनिट्रेट हो गई, ऐसा बुलेट पेनिट्रेट हो गया, बुलेट, हम्म। तो ये बुलेट इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। हम्म। मान लो इस सरफेस पे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है, बट कौन से वाले नॉर्मल रिएक्शन पे? परपेंडिकुलर जो होता है। परपेंडिकुलर जो होता है। तो यहां पर अगर ये देखो, ये बुलेट अगर पेनिट्रेट हो ना, तो बुलेट का जो फोर्स है वो इंपल्सिव तो होगा, बट क्या इस सिचुएशन में फ्रिक्शन इंपल्सिव होगा? नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन इस नॉर्मल पे डिपेंड थोड़ी कर रहा है, यस सर। ठीक है। बट अगर यही ऐसे हो कि ऊपर यही से। बुलेट हाँ ऐसे पेनिट्रेट करे, हाँ, तो तो यही फिर। बुलेट का फोर्स इंपल्सिव हो जाएगा, यस मतलब सर। फ्रिक्शन इंपल्सिव हो जाएगा फिर। क्लियर? इसका मतलब है कि कोई एक फोर्स अगर एक केस में इंपल्सिव है तो दूसरे केस में नॉन इंपल्सिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि वेदर वो झटके वाला है या नहीं है भाई, सिंपल सी बात। हाँ, एक फोर्स ऐसा है जो हमेशा नॉन इंपल्सिव रहता है, विच इज स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग कभी भी झटका नहीं लगाता क्योंकि वो इलोंगेट हो जाता यस सर। है ना। मतलब अगर मान लीजिए कि ये कोई ब्लॉक है, वो स्प्रिंग के साथ आपने बांध दिया और इस पर कोई पार्टिकल लाके टकराओगे, तो स्प्रिंग खुद इलोंगेट हो जाएगी, खुद सरेंडर हो जाती है, तो ये झटका नहीं लगाती बॉडी पर, ठीक है। तो ये स्प्रिंग का फोर्स जो है वो इंपल्सिव नहीं है, लेकिन स्ट्रिंग का फोर्स इंपल्सिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फ्रिक्शनल फोर्स इंपल्सिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। अब दूसरी बात कि इम्पल्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं? तो इम्पल्स को हम अब मैथमेटिकली या फिजिक्स में हम डिफाइन कैसे करते हैं? तो हम इम्पल्स को डिफाइन करते हैं कि व्हेन अ ह्यूज फोर्स एक्ट्स फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एज इम्पल्स। और इम्पल्स को हम लिखते हैं एफ डी टी, ये आपको मालूम है, ये इम्पल्स को लिखते हैं। और बिकॉज हम टाइम बहुत छोटा लेते हैं, तो टाइम अगर हमने बहुत छोटा ले लिया, एफ ले लिया, तो ये डी टी का इंटीग्रेशन करने के लिए हम एफ को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट कर सकते हैं। ऑल्दो फोर्स मे बी वेरिएबल, यस सर। फोर्स वेरिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट स्टिल बिकॉज आप टाइम की वैल्यू बहुत छोटी ले रहे हो, तो आप एफ को इंटीग्रेशन से बाहर करके इंटीग्रेट कर सकते हो। तो जे की वैल्यू को आप एफ मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी भी लिख सकते हो, ठीक है। डेल्टा टी ऐसे भी लिख सकते हो आप, आपकी मर्जी है सर, जैसे लिख लें आप। क्लियर? बट मेरा पॉइंट ये नहीं है, तुम्हें आता है, इसमें मैं क्या सिखा रहा हूँ, ये तुम्हें आता है। एक चीज और तुम्हें आती है कि इम्पल्स जो है चेंज वो इन इम्पल्स मोमेंटम। होता है, बिल्कुल, ये भी तुम्हें आता है, चेंज इन मोमेंटम। इसमें भी मैंने कुछ नहीं सिखाया। अब मैं कुछ बातें बताता हूँ। मैं एक चीज समझाना चाहता हूं कि यहां से अगर मान लीजिए आपने किसी बॉडी को ड्रॉप किया, अब ध्यान से सुनिएगा, कहाँ पढ़ने जाते हो, कोचिंग आप कहाँ जाते हो? सर ये ना नई कोचिंग खुली है, मेरे पापा के फ्रेंड ने खोली थी, एथेंस करके। अच्छा, कॉन्थेंस, एथेंस। इथेंस, एथेंस, यस सर। कहाँ पे? सर ये फरीदाबाद वर्ल्ड स्ट्रीट। अच्छा, तुम फरीदाबाद में हो? यस सर। अच्छा, ओके, ठीक है। तो वो ऑफलाइन चल रहा है वहां पर? हाँ सर, कभी कभी बुला लेते हैं, आजकल मोस्टली बुला रहे हैं। अच्छा, ओके, चलिए ठीक है। तो बच्चे आ जाते हैं ऑफलाइन में? कुछ आते हैं सर, कुछ नहीं आते, जिन्हें मतलब थोड़ा बहुत लगता है पढ़ना है वो आ जाते हैं। पढ़ने वाले आते होंगे, जो बैठ बैठ के जो मतलब उनको लगी गया है कि पूरे साल बैठ ही है, वो नहीं आते होंगे। यस सर। खैर चलो, इस यहाँ पर हमने एक बॉडी को ड्रॉप किया विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ से हमने एक बॉडी को ड्रॉप कर दिया, इस बॉडी को हमने ड्रॉप किया विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, और ये बॉडी यहाँ से ड्रॉप करने के बाद यहाँ से टकरा के ऊपर जाती है विद द सेम वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, मान लेते हैं। और ये टकरा के ऊपर जाने में यहाँ गिरी, इट हिट्स द सरफेस विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, ऐसा समझो, ठीक है। और ये टकराती है, टकरा के ऊपर जाती है विद द सेम वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर? और ये टाइम हम मान लेते हैं, दिस टाइम फॉर विच इट वाज इन कांटेक्ट विद द सरफेस इज इक्वल टू, मान लेते हैं 0.01 सेकंड, ठीक है। ऑब्वियसली इट विल बी इन कांटेक्ट फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि जब ये कांटेक्ट में था विद द सरफेस, मतलब अर्थ के साथ, तो अर्थ ने इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाया होगा ना, फोर्स लगाया होगा। यस सर। सोच के देखो, I want to measure that value of force which is exerted by the earth on this body. ये नॉर्मल लगा होगा और नीचे की तरफ mg लगा होगा। सोच के देखिए। यस सर। अब आप एक कुछ चीजों को समझें। मैं आपसे कह सकता हूं कि भाई अगर मैं इस सिचुएशन में
इफ आई हैव टू मेजर द एक्सेलरेशन, इस सिचुएशन में अगर मुझे एक्सेलरेशन मेजर करना हो, तो आपको नहीं लगता कि एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज इक्वल टू n माइनस ऑफ mg डिवाइडेड बाय m? सर ये तो एक्सेलरेशन को ऐसे बहुत लिख, गिरी थी, आपने तो कहा था शायद कांस्टेंट स्पीड से गिरी है 10 मीटर पर सेकंड। हाँ तो वेलोसिटी चेंज हुई ना, टकरा के ऊपर गया, पहले वेलोसिटी हाँ डाउनवर्ड हाँ है ना, हाँ। तो मोशन एक्सेलरेटेड तो है बेटा, यस सर। ठीक है। तो चलो ये इक्वेशन अगर मैं यूज करूं, v, मैं कुछ सिखा रहा हूं इसमें, तो ये समझिएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो जाने वाली वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 10, आने वाली -10, देखो डायरेक्शन की वजह से एक्सेलरेटेड है, प्लस ऑफ n माइनस ऑफ mg डिवाइडेड बाय m मल्टीप्लाइड बाय टाइम फॉर विच इट वाज इन कांटेक्ट, तभी तक तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, आई एम टेकिंग दैट टाइम टू बी 0.01 सेकंड, ठीक है। इस वैल्यू को अगर मैं सॉल्व करूं तो ये 10 और ये 10 20 हो जाएगा, ठीक है, और 20 डिवाइडेड बाय 0.01 कितना हो जाएगा, ये वाला टर्म इधर आ गया, 20 हो गया, 20 डिवाइडेड बाय 0.01 होगा ना, ये कितना हो जाएगा 2000, 2000 हम। ठीक है, इज इक्वल टू n माइनस ऑफ mg, तो n माइनस ऑफ mg, mg की वैल्यू लिखोगे तो कितनी, मास 20, तो 20 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 4000 हो जाएगा, देखो मतलब n माइनस 20 ऊपर लिख देता हूं, इज इक्वल टू 4000 हो गया, तो n इज इक्वल टू 4000 प्लस ऑफ 20, ठीक है, where 20 is what, 20 is mg, क्लियर। अब मुझे एक बात बताओ ध्रुव भाई, इस नॉर्मल की वैल्यू को अगर देखो तो उसमें mg की वैल्यू ऐड हो रही है, बिल्कुल हो रही है, विदाउट एनी डाउट, बट अगर इमेजिन करो कि अगर इसमें mg की वैल्यू हम नहीं भी ऐड करते तो क्या बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता, सोच के देखो, नहीं। क्या नॉर्मल पे बहुत ज्यादा नहीं आता, इसका मतलब कि इस केस में mg इज एन एक्सटर्नल फोर्स विदाउट एनी डाउट, बट mg की वैल्यू नॉर्मल रिएक्शन के कंपैरिजन में बहुत कम है, मतलब n के कंपैरिजन में mg को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और n इंपल्सिव नेचर का है, झटके वाला है, इसका मतलब है ऑल्दो mg इज एन एक्सटर्नल फोर्स, स्टिल हम मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं। आपने क्या पढ़ा है कि मोमेंटम हम कंजर्व कर सकते हैं व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि भाई एक्सटर्नल फोर्स mg है, स्टिल वी कैन कंजर्व द मोमेंटम, तो याद रखिए कि कुछ सिचुएशन में हम एक्सटर्नल फोर्स के होने पर भी मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उस एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू इंटरनल फोर्स के कंपैरिजन में बहुत बहुत कम हो, मतलब टाइम ऑफ कांटेक्ट नेग्लिजिबल बहुत हो, कम होना चाहिए ये देखे। हाँ ऑब्वियसली, या दूसरे तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वो फोर्स इंपल्सिव हो, तीसरे तरीके से हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द टू बॉडीज बहुत कम हो, यस सर। तो इस सिचुएशन में भी हम मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं। लॉजिक क्लियर हो गई बात, यस सर। लॉजिकली क्लियर है। दूसरी बात ये याद रखिएगा कि जब भी आप इंपल्स की इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें जो मोमेंटम का चेंज होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। एक और चीज समझते हैं, ये तो आपको क्लियर हो गया कि हम mg के प्रेजेंस में भी मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं इस तरह के सिचुएशंस में। यस सर। ठीक है, अब दूसरी बात समझिएगा कि मैं आपसे कहूं कि सर यहां से देखिए, मैं आपसे कहता हूं कि ये कोई सरफेस है और इस पर हम कोई बॉडी को ऐसे फेंक रहे हैं, ऐसे, और ये वाला एंगल 37 डिग्री है मान लो, और मैं आपसे कहता हूं कि ये बॉडी टकराने के बाद इट गोज एट द सेम एंगल ऑफ 37 डिग्री, बॉडी का मास 2 किलोग्राम है, ठीक है, और आपको ये बोला गया कि दिस बॉडी हिट्स द सरफेस और स्ट्राइक्स द सरफेस विद अ वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी मान लें, 10 मीटर पर सेकंड मान लो, ये वेलोसिटी है। टाइम ऑफ कांटेक्ट मान लीजिए कि 0.0001 सेकंड है, ठीक है, ये टाइम ऑफ कांटेक्ट है। तो जाहिर है कि 37 डिग्री पे टकराइए, 37 डिग्री पे गई है तो विद द सेम वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड ही जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर अगर है, इसका मतलब है कि दोनों वेलोसिटीज इक्वल होंगी, आगे मैं बताऊंगा भी इसको, ठीक है। खैर, तो मेरा सवाल ये है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, बताओ, सिंपल सवाल कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी। और याद रखो कि नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर अनडाउटेडली इंपल्सिव होगा ध्रुव, और अगर नॉर्मल रिएक्शन इंपल्सिव है तो इसका मतलब है कि हम इंपल्स मोमेंटम थ्योरम का यूज कर सकते हैं, और इंपल्स मोमेंटम का थ्योरम ये कहता है कि द चेंज ऑफ मोमेंटम इज एग्जैक्टली इक्वल टू द इंपल्स। यस सर। करिए।
डन। ये सर एक मिनट कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो मैं एक्सप्रेशन देखिए सिंपल सी बात है, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम कह सकते हैं। मैं बस इस क्वेश्चन में आपको सिखाना ये चाह रहा हूं कि एक बात याद रखो, व्हेन द सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, एक बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, वो समझें। व्हेन द सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, मोमेंटम ओनली चेंजेस परपेंडिकुलर टू द कोलिजन या डायरेक्शन ऑफ कोलिजन। ये मैं आगे भी बताऊंगा, बट इस बात को समझो कि मोमेंटम का चेंज मतलब सिर्फ v का cos थीटा वाला परपेंडिकुलर, वो लेना है ना हाँ ऐसा मत रटो वी cos थीटा, वो तो डिपेंड करता है ना एंगल पर। हाँ जी, ठीक है, मतलब बट आप याद रखो परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट, यस परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट में मोमेंटम का चेंज होता है। आप करके भी देख सकते हो कि भाई 10 का अगर आप कंपोनेंट निकालोगे तो दिस विल बी 37, दिस विल बी cos 37, तो 10 into 4/5 करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, 8 मीटर पर सेकंड, एंड दिस विल बी 6 मीटर पर सेकंड। ये वाला हो गया, ये उसी वेलोसिटी से गया तो 8 मीटर पर सेकंड इधर हो गया, 6 मीटर पर सेकंड इधर हो गया। आप खुद देखो कि मोमेंटम इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 6 और 6, द डायरेक्शन इज सेम, तो 0। सोच के देखो, मोमेंटम का चेंज अलोंग एक्स एक्सिस अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस ऑफ 6, दैट विल बी इक्वल टू 0 और नॉट। यस सर। बट अगर आप यही मोमेंटम का चेंज वाई एक्सिस के अलोंग अगर आप लेते हो तो वाई एक्सिस के अलोंग मोमेंटम का चेंज होगा मास मल्टीप्लाइड बाय द फाइनल वेलोसिटी। फाइनल अगर आप फाइनल अगर आप पॉजिटिव लेंगे तो इनिशियल नेगेटिव है, माइनस ऑफ -8 हो जाएगा, 16 2 32 32। क्लियर? दिस 32 विल बी इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय 0.001। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32 डिवाइडेड बाय 0.001, ये आ जाएगा आंसर। अब ये जो भी है 32 lakhs जो भी आ रहा है, डिड यू अंडरस्टैंड द लॉजिक? यस सर। ठीक है, मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और चीजें सिखाता हूं। हाउ डू वी राइट इंपल्स इक्वेशंस? इरेज करूं? यस सर। ठीक है, अब देखो एक बात याद रखना, इंपल्स जो है ना वो चीजों को आसान करने के लिए आया, मुश्किल करने के लिए नहीं आया है। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम ऑलवेज एप्लीकेबल है, चाहे वहां पर मोमेंटम का कंजर्वेशन हो या नहीं हो। ठीक है, देखो एक बात याद रखना, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम इज ऑलवेज वैलिड। ठीक है, अच्छा मोमेंटम का कंजर्वेशन फिर कब वैलिड होता है सर? मोमेंटम का कंजर्वेशन वैलिड होता है वहां पर जहां पर आपका कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। मैं लॉजिक समझा देता हूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन करा दूंगा, डोंट वरी। 1-2 मिनट लॉजिक समझ लो बस। देखो मान लो ये कोई बॉडी है, दूसरी बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ये u2 से जा रहा है, ये u1 से जा रहा है। क्लियर है? These two body collides was in contact for time dt, then separated with the same velocities of v2 and v1. There is no external force here, a and b, the same bodies are here. अगर मैं इसमें impulse momentum theorem लगाऊं, समझ रहे हैं? तो आप एक बात बता सकते हैं, ये ए है, ये बी है, तो ड्यूरिंग द कोलिजन डोंट यू थिंक कि यहां पर भी एक फोर्स लग रहा होगा और इस पे एक फोर्स लग रहा होगा, इस पे जो फोर्स लग रहा होगा दैट विल बी फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, और इस पे जो फोर्स लग रहा होगा दिस विल बी फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। एम आई राइट? यस सर। ठीक है, चलिए, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहता है कि इंपल्स एफ डी टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो अगर हम देखें तो हम इस कोई भी एक डायरेक्शन पॉजिटिव मानेंगे तो दूसरी डायरेक्शन को आप निगेटिव मानेंगे, एम आई राइट? तो मान लो इस वाले डायरेक्शन को मैं निगेटिव ले रहा हूं, तो मैं लिखूंगा माइनस ऑफ एफ ए बी डी टी, क्योंकि यही इसी तरह से अभी इक्वेशन बना के हम 1-2 क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे। तो इसलिए समझो, इंपल्स ऑन ए will be equal to change of momentum of A, which will be equal to mv1 minus of m1 u1। राइट है बेटे? इसी तरह से इंपल्स मोमेंटम थ्योरम हम इसके लिए लगाएं तो इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे तो एफ बी ए डी टी,
is equal to m2v2 minus of m2u2, करेक्ट है? यस सर। इन दोनों को अगर आप देखें तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, नो डाउट अबाउट इट। टाइम इज सेम, dt dt सब कुछ सेम, तो कैंसिल हो गया। तो लेफ्ट साइड व्हाट यू आर गेटिंग ऑन द लेफ्ट साइड 0 इज इक्वल टू m1v1 माइनस ऑफ m1u1 इज प्लस ऑफ m2v2 माइनस ऑफ m2u2। इसको अगर आप इधर ले आओ तो ये आप ऐसे लिख सकते हो m1u1 प्लस ऑफ m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस ऑफ m2v2 लिख सकते हो या नहीं? यही तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम था। यस सर। ठीक है, इसका मतलब वो कोई अजूबी चीज नहीं है, वो भी इंपल्स मोमेंटम थ्योरम से ही आया। बट ये हमें दिखता है कि जब इंटरनल फोर्सेस सिर्फ होते हैं तो दे गेट्स कैंसल्ड आउट बिकॉज दे विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट। तो बिकॉज दे कैंसल्स आउट इसलिए हम डायरेक्टली ये इक्वेशन लिख सकते हैं। एंड इफ दे डोंट गेट कैंसल्ड तो उस केस में फिर हम ये नहीं लिख पाएंगे डायरेक्टली, तो फिर तो हमें यही इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इंडिविजुअल बॉडी पे हमें नेट मतलब इंपल्स लिखना पड़ेगा और उसका चेंज इन मोमेंटम लिखना पड़ेगा, इस तरह से इक्वेशन बनेगी। लॉजिक क्लियर है? यस सर। नोट करो, आगे बढ़ते हैं, सवाल सिखाता हूं, एक दो क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन कराता हूं इस पर। कर लिया सर मैं। ठीक है, देखो जैसे मैं क्वेश्चंस करूं, 3 क्वेश्चन करेंगे सर यहाँ पर। ये एक ब्लॉक, ये दूसरा ब्लॉक, दे आर कनेक्टेड बाय धागा, आई मीन स्ट्रिंग, 2 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, a bullet of mass 500 gram comes and penetrates, ठीक है, and the bullet was moving with a velocity of 20 meter per second, ठीक है, और ऐसा समझिए कि this bullet penetrates and remains embedded in the block of 4 kg. Initially 4 kg and 2 kg was at rest, but this bullet penetrates in 4 kg, so obviously system will move or not, beta. You have to find out final velocity of the system. Did you understand? Yes sir. ठीक है, तो अब यहाँ पर इफ आई हैव टू अप्लाई इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, ठीक है, देखो वैसे ये डायरेक्टली मोमेंटम के कंजर्वेशन से भी ये वाला हो जाएगा बिकॉज ऑल द फोर्सेस आर इंटरनल। बट अगर मान लो कि हम चूंकि इंपल्स मोमेंटम थ्योरम की इक्वेशन सीखना चाह रहे हैं, इसलिए अगर हमें इंपल्स मोमेंटम की थ्योरम की इक्वेशन लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे? तो देखो करना यह है कि आप तीनों के लिए इंडिविजुअली उस पर लगने वाले फोर्सेस को देखिए। यस सर। और उस पे फोर्सेस देखिए और उस पे मोमेंटम का चेंज लिखिए और इक्वेशन बनाइए। चलिए, अगर मैं बुलेट की बात करूं, कैन यू टेल मी व्हेन द बुलेट विल पेनिट्रेट इनटू द ब्लॉक, व्हाट फोर्स बुलेट विल एक्सपीरियंस? व्हाट विल बी द फोर्स ऑन द बुलेट एंड इन व्हिच डायरेक्शन? नॉर्मल रिएक्शन। बोलो, अच्छा बोलो। ऑब्वियसली नॉर्मल रिएक्शन एंड इट विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट। क्लियर? सिमिलरली, और यही फोर्स इस बुलेट के लिए इंपल्सिव होगा। यहां पर जो ये स्ट्रिंग का फोर्स है वो भी इंपल्सिव होगा सर, क्योंकि द मोमेंट बुलेट पेनिट्रेट्स, ये ब्लॉक पे झटका लगेगा, और जब ये ब्लॉक पे झटका लगेगा तो ब्लॉक स्प्रिंग पे झटका लगाएगा। एम आई राइट? यस सर। इसका मतलब यहाँ पे टेंशन भी इंपल्सिव है सर, टेंशन भी इंपल्सिव है। तो अगर मैं 4 kg वाले पे नॉर्मल देखूं तो 4 kg वाले पे नॉर्मल इधर होगा, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, और स्ट्रिंग झटका लगाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट। और अगर यहाँ झटका लगेगा तो यहाँ भी झटका लगेगा, और यहाँ झटका लगेगा तो ये टी होगा। अब इक्वेशन देखिए, अब इक्वेशन क्या क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे बुलेट के लिए, ब्लॉक के लिए, तो पहले मैं इस वाले ब्लॉक के लिए लिखूंगा n minus t dt is equal to change in momentum. Block was initially at rest. Finally, the whole system will move with the same velocity. Can you tell me why? Dhruv, why the whole system will move with the same velocity after this bullet penetrates in 4 kg? Why the whole system will move with the same velocity? Can you tell me? External velocity नहीं है ना, मतलब एक्सटर्नल फोर्स है ना, तो v नहीं नहीं, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब वेलोसिटी सेम क्यों होगी? सर सेम में चले गए। सेम इसलिए होगी कि दे आर कनेक्टेड टू द सेम स्ट्रिंग, राइट? कॉन्स्ट्रेन, याद करो ना, पुली ब्लॉक सिस्टम में एक ब्लॉक नीचे ए से जाता था तो दूसरा ए से ऊपर जाता था, अगर दे आर कनेक्टेड टू द सेम स्ट्रिंग। वो ये रीजन है इसका, है ना? तो ये वाला ब्लॉक का फाइनल वेलोसिटी अगर v है तो इसका मोमेंटम 4v, इनिशियल तो 0 है बिकॉज इनिशियली रेस्ट में था। नहीं समझ रहा वो तो पूछना। नीचे वाले ब्लॉक को अगर मैं लिखूं तो t dt, ये भी पहले रेस्ट में था तो इस पे 2v।
बुलेट के लिए अगर मैं लिखूं तो बुलेट के लिए मैं लिखूंगा माइनस ऑफ एन डी टी. डिड यू अंडरस्टैंड? यहाँ पर भी एन माइनस टी किया था. लेफ्ट वाली डायरेक्शन को मैं नेगेटिव ले रहा हूँ और राइट वाली डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ. ठीक है. ठीक है, तो माइनस ऑफ एन डी टी इज इक्वल टू कितना लिखेंगे आप? इज इक्वल टू ब्लॉक के लिए, ब्लॉक के लिए इनिशियल मोमेंटम भी है और ब्लॉक के लिए फाइनल मोमेंटम भी है. तो फाइनल मोमेंटम में ब्लॉक भी बुलेट के लिए, बुलेट ब्लॉक के अंदर ही है. तो बुलेट का मास ग्राम में है तो केजी में कन्वर्ट कर लो. 0.5 v माइनस ऑफ इनिशियल आप लिखेंगे तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 20. इज इट क्लियर? यस सर. अब इन तीन इक्वेशन को अपन सॉल्व करके आंसर निकालेंगे. कैसे निकालेंगे तीन इक्वेशन को सॉल्व करके? तो आप देखो ये वाली इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 2. हाँ, अब ये हो जाएगा सॉल्व. यस सर. सॉल्व करके आंसर निकल आएगा. तो ये ऐसे इक्वेशन लिखी जाती है. इसको नोट करो. एक और क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और करते हैं. कर लिया सर नोट. ठीक है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं. एक और क्वेश्चन के, ये बेसिकली तो एससी वर्मा का ही क्वेश्चन है. ये सॉल्व एग्जाम. ये एक ब्लॉक, ये दूसरा ब्लॉक, ये एम, ये एम. यहां से एक बुलेट, इसका मास भी एम मान लेते हैं. एंड दिस बुलेट इज मूविंग डाउन विद अ वेलोसिटी ऑफ v0. ठीक है, और एंड इट पेनिट्रेट्स इन दिस ब्लॉक एंड रिमेन्स एम्बेडेड. देखो इनिशियली तो एक बात तो ऑब्वियस है कि इनिशियली दोनों में से कोई नीचे ऊपर नहीं जाएगा बिकॉज दोनों के मासेस इक्वल है. बट द मोमेंट दिस बुलेट विल पेनिट्रेट इन दिस ब्लॉक विल मूव स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड्स एंड द लेफ्ट वन विल स्टार्ट मूविंग अपवर्ड्स. तो आपको बताना है कि व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक्स. फाइनल वेलोसिटी बतानी. ओके सर. करिए. सर बुलेट का मास भी एम ही है, स्मॉल एम. हाँ, डन. सर बस एक मिनट.
सर v नॉट बाय 2 आएगी। इवन आई डोंट नो द आंसर। तो मैं इक्वेशन देख लेते हैं, इक्वेशन मैच कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर इक्वेशंस लिखेंगे तो इस पर टी लगेगा एंड दैट टी हैज टू बी इंपल्सिव बिकॉज जब ये बुलेट पेनिट्रेट होगा तो ब्लॉक पे झटका लगाएगा, तो अल्टीमेटली स्ट्रिंग पे झटका लगेगा। तो इस ब्लॉक पे अगर मैं बात करूं जिसमें बुलेट पेनिट्रेट होगा तो इसमें एक तो टेंशन है, ठीक है, जो इस ब्लॉक पे ऊपर लग रहा है, और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन होगा। और बुलेट पे अगर हम देखें, बुलेट पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ड्यू टू दिस ब्लॉक, और इस वाले पे झटका लगेगा टेंशन जो ऊपर की तरफ है। अच्छा सर, एमजी का इफेक्ट नहीं होगा? नहीं होगा, बिकॉज एमजी लग रहा है स्टिल, mg is still acting, but the point is ke mg is not impulsive, right? As the value of mg in comparison to the tension or normal reaction will be very small. तो लेकिन अगर mg लेके भी करे ना तो जो दूसरे वाले ब्लॉक की कंस्ट्रेंट है ना उससे mg कट भी जाएगा। ठीक है, वो एक अलग चीज है, बट mg you don't need to consider it because it is non impulsive. ओके सर, ठीक है, तो ये वाली चीज अब इसमें डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग आप देख लो कि किस डायरेक्शन को क्या लेना है। तो मान लो अगर मैं ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूं तो मैं लिख सकता हूं t माइनस ऑफ n मल्टीप्लाइड बाय dt इज इक्वल टू, फॉर दिस ब्लॉक इनिशियली दिस ब्लॉक इज एट रेस्ट, फाइनली द होल सिस्टम विल मूव विद द सेम वेलोसिटी। फर्क बस इतना है कि इधर वाला अगर v से नीचे जाएगा तो इधर वाला v से ऊपर जाएगा। यस सर। तो इट विल बी रिटन एज mv। ये एक इक्वेशन आई होगी। यस सर। दूसरी इक्वेशन फॉर द ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, ऊपर वाली डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया है, तो ब्लॉक के लिए अपन क्या लिखेंगे? अच्छा, ब्लॉक में एक बात, सॉरी ब्लॉक कह रहा हूं, बुलेट के लिए, बुलेट में एक बात का ध्यान रखना कि इनिशियली इट्स वेलोसिटी वाज डाउनवर्ड एंड फाइनली आल्सो इट्स वेलोसिटी विल बी डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड डायरेक्शन को आई एम टेकिंग इट एज पॉजिटिव, तो सॉरी नेगेटिव, तो माइनस ऑफ mv माइनस ऑफ माइनस mv नॉट। डिड यू अंडरस्टैंड? सर वो 2mv नहीं होगा, दोनों एम्बेड हो जाएंगे ना आखिरी में। तो they gets embedded, but while writing the impulse equation you have to take the velocities individually, right? तो बुलेट के लिए इनिशियल मोमेंटम के लिए कौन सी वेलोसिटी लिखोगे? v नॉट है ना, तो you will have to write that, and that velocity is in the downward direction, तो इनिशियली तो नेगेटिव ही है, फाइनली भी नेगेटिव है। यस सर। ठीक है, तो इसलिए आप क्या लिखेंगे? माइनस mv माइनस ऑफ माइनस। जब हम लास्ट वाला मोमेंटम ले रहे होंगे, मतलब जो फाइनल मोमेंटम है, तो उसमें हम बुलेट और ब्लॉक दोनों का मास कंसीडर नहीं करेंगे। नहीं नहीं नहीं, यही तो मैं बता रहा हूँ, इसीलिए तो दैट इज व्हाई वी हैव सेपरेटेड ऑल द थ्री बॉडीज। वो हम नॉर्मली जब मोमेंटम का कंजर्वेशन लगाते हैं ना तो उसमें हम वैसे लिख लेते हैं। अच्छा, ओके ओके, समझ गया। ठीक है, बट व्हेन यू आर राइटिंग द इंपल्स इक्वेशन यू हैव टू टेक ईच बॉडी इंडिविजुअली। डजंट मैटर इफ द बुलेट इज पेनिट्रेटेड एंड रिमेन्स एम्बेडेड इन दिस ब्लॉक, डजंट मैटर। ठीक है, आपको बुलेट को यू हैव टू ट्रीट इट एज एन इंडिविजुअल बॉडी। क्लियर है? यस सर। ठीक है, एंड लास्टली दिस ब्लॉक ऑफ मास m, this has a force of t, तो t dt is equal to its final mv, और ये भी माइनस लगाना है यहाँ पर भी, है ना? ठीक है, ये भी माइनस होगा। दिस इज माय थर्ड इक्वेशन। ओके सर, समझ गया। ठीक है, तो दीज आर द थ्री इक्वेशन। एक और क्वेश्चन अभी कर लो ताकि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद आप फर्दर अपना ट्राई करते रहना। इरेज कर लूं? यस सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, बड़ा स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, ये समझ लेना। HP, HP मतलब सर हॉरिजॉन्टल प्लेन। हिंदुस्तान पेट्रोलियम मत समझना, भी पेट्रोल का रेट बहुत बढ़ा हुआ है, फिर भी HP फॉर मी HP मींस हॉरिजॉन्टल प्लेन। मतलब आप ऐसे समझो कि आपके टेबल, स्टडी टेबल के टॉप पे यू हैव प्लेस्ड टू पार्टिकल्स ऑफ मास m and they have been connected by a string which is initially slack. This is initially slack, right? और स्ट्रिंग जब इनिशियली स्लैक है तो इसके बीच का जो सेपरेशन है या लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग इज 3 मीटर। ये स्ट्रिंग स्लैक है, बट ये जब अपने ओरिजिनल लेंथ में आएगी, व्हेन इट बिकम्स टॉट, तो द लेंथ बिकम्स इक्वल टू 5 मीटर। लेंथ क्या हो जाता है? 5 मीटर हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन समझिए। ये हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है, तुम्हारे स्टडी टेबल के ऊपर ऐसे रखा हुआ है, और इसको मैंने वेलोसिटी दे दिया v नॉट।
ठीक है, मुझे एक बात बताओ ध्रुव, व्हाट विल हैपन टू दिस सिस्टम? जब मैंने आपको जब इस पार्टिकल को इनिशियली वेलोसिटी दिया v नॉट, तो क्या इसको वेलोसिटी देते ही के साथ ये दूसरा वाला चलने लग जाएगा या दूसरा वाला विल रिमेन एट रेस्ट? सर रेस्ट पे होगा जब वो पूरी ये जो स्ट्रिंग है वो लेंथ L में आ जाएगी, 5 मीटर पे आ टॉट हो जाएगी, यस, तब फिर ये वाला चलना शुरू करेगा, बिल्कुल सही। तो आपको बताना है कि व्हेन दिस a विल स्टार्ट मूविंग, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ a? करोगे कोशिश या शुड आई टेल यू? मैं करता हूँ, कोशिश तो करता हूँ। करो। वही सर इम्पल्स वाली वही इक्वेशंस बनाओ उसमें भी। बिल्कुल। और एक बात याद रखिएगा, जिधर झटके वाला फोर्स है उधर ही का मोमेंटम का चेंज कंसीडर करने की जरूरत है। ओके सर। और सर इनिशियली टेंशन भी 0 होगी, टॉट नहीं है तो। हाँ जाहिर है, तो वो तो आप इम्पल्स तो तभी लेंगे जब झटका लगेगा, देयर विल बी अ जर्क, तभी इम्पल्स की इक्वेशन लिखी जाती है। ध्रुव, शुड आई सॉल्व नाउ? यस सर। ठीक है, अब देखो सिचुएशन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि मैंने दो सिचुएशन दिखा रखा है आपको। जस्ट बिफोर द स्ट्रिंग बिकम्स टॉट, जस्ट, है ना, बहुत देर पहले नहीं, जस्ट, एंड जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग बिकम्स टॉट, ठीक है, just before and just after. When I said this kind of statement कि just before just after, इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट वही सिचुएशन है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ऑलमोस्ट वही सिचुएशन है, जस्ट कहने का मतलब है कि ऑलमोस्ट वही सिचुएशन है सर, राइट? अब ध्यान से सुनो, ये क्यों किया मैंने जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर? द रीजन बीइंग कि अगर आप देखेंगे कि द मोमेंट स्ट्रिंग बिकम्स टाइट, द टेंशन फोर्स विल बी एक्टिंग दिस वे, राइट? यस सर। और मैंने क्या बोला है कि जिधर लगेगा इंपल्स उधर ही लिखा जाएगा मोमेंटम का चेंज, जिधर इंपल्सिव फोर्स उधर ही मोमेंटम का चेंज। तो देखो जस्ट बिफोर की अगर मैं बात करूं तो जस्ट बिफोर द वेलोसिटी सर ये है ना, अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है चलना, इट हैज नॉट स्टार्टेड मूविंग येट, क्योंकि जस्ट बिफोर की बात कर रहा हूं। तो v नॉट ये है, तो v नॉट का हमें वो कंपोनेंट लेना है विच विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ टेंशन। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। We have to take the component of v naught which is in the direction of tension. This means that this will be v naught cos 37, that is 4 by 5 v naught. ठीक है? नहीं आया? यस सर, समझ गया। This will be 4 by 5 v naught. After this becomes taut,
तो क्या होगा, ये वाला मान लो इधर चलने लगा v से, ठीक है, v से, तो ये भी जस्ट आफ्टर इट विल आल्सो स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद v. रीजन, बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू द सेम स्ट्रिंग. तो अगर स्ट्रिंग सेम होना सर, तो कॉन्स्ट्रेन इक्वेशन, पता नहीं आपको लॉज ऑफ मोशन पढ़ा है आपने या नहीं, कॉन्स्ट्रेन इक्वेशन के अकॉर्डिंग दोनों की जो वेलोसिटी होगी वो सेम होगी. यस सर, पढ़ा एक है. ही है ना, एक ही स्ट्रिंग के दो एंड्स की वेलोसिटी या किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी हमेशा सेम होती है. क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग हम जो लेते हैं या कंसीडर करते हैं, दैट इज नॉट स्ट्रेचेबल, वो स्ट्रेच नहीं हो सकता, ठीक है. और स्ट्रेच तभी नहीं हो सकती चीजें जब उसके हर दो पॉइंट के बीच की वेलोसिटी सेम हो. अदरवाइज अगर एक ज्यादा वेलोसिटी से चलेगा और एक कम वेलोसिटी से चलेगा, तो आपको नहीं लगता कि ज्यादा वाला आगे निकलेगा और कम वाला पीछे रह जाएगा, तो स्ट्रिंग विल गेट इलोंगेटेड, यस सर. which is not possible with the string that we are taking, right? अब आप यहां तक अगर आपको क्लैरिटी है, तो लेट अस अप्लाई दिस इंपल्स मोमेंटम थ्योरम. ये टी किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, किसी एक डायरेक्शन को नेगेटिव मान लो, और याद रखो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए पॉजिटिव ले रहे हो वही यू शुड टेक फॉर वेलोसिटी आल्सो एज पॉजिटिव, राइट? तो आप पे डिपेंड करता है आप किस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना चाहते हो और किस डायरेक्शन को नेगेटिव. मान लो लेट से मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूं, मान लो, ठीक है, और इस वाली डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेता हूं, मान लो, ठीक है. तो अब मैं ये वाला डायग्राम हटा देता हूं, अब इंपल्स मोमेंटम की थ्योरम लिखते हैं. तो अगर मैं इस वाली बॉडी पे लिखूं, इस वाली बॉडी पे, ठीक है, तो इस वाली बॉडी पे जस्ट बिफोर, मतलब टी नहीं भी दिखाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना. जस्ट बिफोर इफ आई डोंट शो टी डजंट मैटर, क्योंकि टी तभी लगना शुरू होगा जब जस्ट दिस विल गिव अ जर्क टू दिस बॉडी. मतलब जब ये बी वाली बॉडी ए वाली बॉडी को जर्क प्रोवाइड करेगी तब टेंशन लगना शुरू होगा, राइट? तो इस वाली बॉडी के लिए मैंने ऊपर डायरेक्शन में टेंशन को पॉजिटिव लिया है, तो मैं इस पे लिखूंगा टी डी टी इज इक्वल टू चेंज ऑफ इट्स मोमेंटम. तो इसकी वेलोसिटी पहले भी नीचे थी और बाद में भी नीचे है, देखो ध्यान से. इसका मतलब इसका मोमेंटम पहले भी नेगेटिव और बाद में भी नेगेटिव है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन दैट आई हैव चोजन, ठीक है. तो इसमें हम लिखेंगे माइनस ऑफ एम इंटू वी माइनस ऑफ माइनस एम इंटू 4/5 v नॉट. अग्रीड? पहले और बाद में. यस सर. क्लियर है? पक्का? यस सर. ठीक है. दूसरी वाली बॉडी, इस वाली बॉडी को देखो, तो इसके लिए आप क्या लिखोगे? माइनस ऑफ टी डी टी, क्योंकि उसका टेंशन नीचे है, राइट? पहले इसका मोमेंटम ही जीरो है, बाद में इसका मोमेंटम भी नेगेटिव है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ एम वी. दिस इज माय सेकंड इक्वेशन. सॉल्व द टू इक्वेशन टू गेट द फाइनल आंसर. कुछ कुछ हजम हुआ है? यस सर, हो गया. ठीक है, नोट करो, आगे बढ़ते हैं. हो जाए तो बता देना. यस सर. यस सर, हो गया नोट. ठीक है, मूविंग ऑन. नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट द कोलिजन. कोलिजन में देखो, एक तो लोग कोलिजन के नाम पे वो फॉर्मूला ही रटवाते रहते हैं, बट इस कोलिजन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. तो मैं जो स्टार्ट करूंगा वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. और इस सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पे देयर कैन बी नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन व्हिच कैन बी आस्क्ड, और वो मैं सिखाऊंगा आपको. बट उससे पहले आप समझिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को जरा सा याद कर लेते हैं. इससे पहले कि मैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को याद करूं, मैं एक बात बता दूं आपको. कोलिजन का बेसिक मतलब होता है कि अगर इफ द वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी चेंजेस ड्यू टू अनदर बॉडी, तो इस केस में हम कहेंगे कि द प्रोसेस इज ऑफ कोलिजन. मतलब एक बॉडी के कारण दूसरे बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो जाए, ठीक है. एक बात याद रखो ध्रुव, ये जरूरी नहीं है कि एक बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में आएगी तभी वेलोसिटी को चेंज करेगी. Yes, sir. It is not necessary, right? So without even coming into contact, the velocity of one body may be changed with from due to another body. अच्छा, And चार्ज this process मैग्नेटिक फील्ड में. चार्ज के केस में वेरी गुड. चार्ज के केस में इनफैक्ट है ना, जैसे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, सॉरी न्यूक्लियस और प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल, ठीक है, उस केस में बिना कांटेक्ट के ही रिवर्स हो जाता है ना कई सारे अल्फा पार्टिकल. खैर,
जब भी कोलिजन होगा तो कोलिजन वैसे तो आपको याद होगा हेड ऑन कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन, यस ठीक सर। है, बट इसमें एक काम की बात सीखो, हेड ऑन कोलिजन हो या ऑब्लिक कोलिजन हो, ऑब्लिक का मतलब होता है कि अगर इफ द लाइन ऑफ वेलोसिटी बिफोर एंड आफ्टर इज नॉट सेम, तो such a collision is called as oblique, and if the line of velocity before and after is same, तो such a collision is called as head on. करेक्ट है, बट इसमें एक बात सीखो कि अगर दो बॉडी कोलाइड हो रही है, ये दो बॉडी कोलाइड हुई इस तरह से, तो जहां पर कोलिजन हुआ उस कॉन्टैक्ट वाले सरफेस से परपेंडिकुलर लाइन को हम लाइन ऑफ इंपैक्ट भी कहते हैं, लाइन ऑफ इंपैक्ट कहते हैं, या इसको हम कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन कहते हैं। ठीक है सर? यस सर। इसको हम कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन कहते हैं। और इस लाइन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये अगर मैं लाइन ले लूं तो इसको हम कॉमन टेंजेंशियल डायरेक्शन कहते हैं, कॉमन टेंजेंशियल डायरेक्शन ये कहते हैं सर इसको। अब एक बात समझिएगा कि व्हेनेवर देयर इज अ कोलिजन टेकिंग प्लेस, 99.99% क्वेश्चन जो होगा आपको उसमें एक ही बात याद रखिएगा कि ऑल द चेंज ऑफ मोमेंटम विल अकर along the common normal direction and no change of momentum will occur in the common tangential direction. मतलब मोमेंटम का चेंज लाइन ऑफ इंपैक्ट की डायरेक्शन में होता है, कॉमन टेंजेंशियल डायरेक्शन में नहीं होता है। समझ रहे हो आप मेरी बात? यस सर। ठीक है, कब? जब देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस कोलाइडिंग विथ ईच अदर। ठीक है, और 99.99% क्वेश्चन में आपको कोई भी कोलाइडिंग सरफेसेस जो होंगे वो हमेशा फ्रिक्शनलेस ही दिया जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप यही ऐसे लिखते, अगर आपकी बॉडी ऐसे आती, ऐसे 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 आगे टकराती, ऐसे टकराती, तो यहां पर कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन क्या होता? तो कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन ये होता सर, दिस वुड हैव बीन कॉमन नॉर्मल। और ये वाली जो डायरेक्शन होती, ये वाली जो डायरेक्शन होती, इसका नाम होता कॉमन टेंजेंशियल। डिड यू अंडरस्टैंड? कॉमन नॉर्मल का मतलब होता है कि जहां पर कोलिजन हुआ उस कॉन्टैक्ट से परपेंडिकुलर लाइन। यस सर, समझ रहा हूँ, टैंजेंट टू ठीक है, परपेंडिकुलर। और यस, और एक कॉमन टेंजेंशियल। तो इसका मतलब है जो भी मोमेंटम का चेंज होगा वो कॉमन नॉर्मल में होगा। दूसरी बात, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, अभी हम फॉर्मूला देखेंगे, उसमें जो वेलोसिटी लिखी जाएगी वो भी कॉमन नॉर्मल की वेलोसिटी होगी, कॉमन टेंजेंशियल की नहीं होगी, वो भी कॉमन नॉर्मल की होगी। अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता क्या है? तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है कि अगर मान लो ये एक बॉडी है, दूसरी बॉडी है, ठीक है, ये चल रही है, ये भी चल रही है, इसका मास से कोई लेना देना नहीं, इसकी बिफोर कोलिजन u1 u2 और आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी v1 हो जाती है और इसकी वेलोसिटी v2 हो जाती है आफ्टर कोलिजन। ठीक है, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, और मान लो कि पहले u1 वाज ग्रेटर देन u2 और बाद में v2 बिकम्स ग्रेटर देन v1। तो इस केस में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हम डिफाइन करते हैं एज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सेपरेट कब होगा? जब आगे वाले की वेलोसिटी ज्यादा हो, मतलब v2 ज्यादा हो, v2 ज्यादा हो v1 से, तो v2 माइनस v1। अप्रोच कब करेगा? जब पीछे वाले की वेलोसिटी ज्यादा हो, तो इसका मतलब हो गया u1 माइनस ऑफ u2। दिस इज सिंपल सा फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एंड इट इज वेरी यूजफुल फॉर्मूला जो मैं अभी यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, नोट कर लिया हो सारी बातें, स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं आगे बताऊं। ठीक है, देखिए जैसे अगर मान लीजिए अगर मुझे कोफिशिएंट, एक छोटी सी बात, उसके बाद फिर मैं आगे क्वेश्चन सिखाता हूँ, बट पहले तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी लिखना अपने को आना हो चाहिए ना। तो एक जैसे मैं छोटी सी बात कर दूं कि मैं आपसे कहूं कि साहब ये कोई दीवार है भारी भरकम सी, इट्स अ वेरी हेवी वॉल, ठीक है, जिसका मास कैपिटल एम है। वॉल जानबूझ के मैं ले रहा हूँ, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा क्यों। और ये एक बॉल है, एक वॉल और एक बॉल। वॉल चल रहा है आपका विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड और बॉल चल रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। ऑब्वियसली बॉल का मास, अगर जरूरत नहीं पड़ेगी मास की, बस मास यहाँ पर सिर्फ इसलिए कंसीडर कर रहा हूँ, ये वॉल का मास ग्रेटर देन दैट ऑफ एम। ऑब्वियसली बॉल आएगा, कोलाइड करेगा वॉल के साथ, बॉल आके दीवार के साथ कोलाइड होगी और फिर टकरा के लौटेगी। इसमें बोला कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ द कोलिजन इज 1/2, और याद रखो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है ना, 0 से कम नहीं हो सकती और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1/2। ठीक है,
अब आपका क्वेश्चन ये कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉल, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, बॉल की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि इस कोलिशन में, because I have taken the mass of the दीवार to be very much larger in comparison to the velocity of the ball itself, तो एक बात बताओ, टकराने पर क्या वेलोसिटी ऑफ वॉल में कोई चेंज आएगा, दीवार की वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा? विल देयर बी एनी चेंज इन दैट? नो सर। नो सर। ये बात ऐसी है कि आप एक चलती हुई ट्रेन से जाके टकरा जाओ तो ट्रेन की वेलोसिटी में क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं, ऑलमोस्ट जीरो, है ना, नेग्लिजिबली स्मॉल। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर वॉल लिखने का रीजन और उसका मास को ऐसे इंडिकेट करने का रीजन है कि भाई आपका जो ये मास है वो बहुत ग्रेटर है, तो वॉल की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। अब चलो किसी एक की वेलोसिटी को u1 मान लें, किसी एक को u2 मान लें। तो मान लो कि u1 को मैंने 5 मीटर पर सेकंड मान लिया, मतलब दीवार की वेलोसिटी को। तो दीवार की बाद में भी वेलोसिटी वही रहेगी। व्हेन आई एम सेइंग वेलोसिटी, इसका मतलब मैग्नीट्यूड वाइज भी और डायरेक्शन वाइज भी, राइट है। u2 मतलब वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हिच विल बी रिटन एज माइनस ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। v2 ये हमें निकालना है। अच्छा ये -10 क्यों किया? डायरेक्शन तो कंसीडर करोगे ना, बिकॉज़ यू आर टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी। यस सर। तो आप कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको गिवन है 1/2, तो आप लिखेंगे v2 माइनस ऑफ v1, v2 माइनस ऑफ v1, ठीक है, माइनस ऑफ 5 डिवाइडेड बाय u1 माइनस ऑफ v2, मतलब 5 माइनस ऑफ -10। तो 10 प्लस 5 इज 15, 15/2 नहीं, तो v2 माइनस ऑफ 5 इज इक्वल टू 15/2। तो v2 की वैल्यू कितनी हो गई? 15/2 प्लस ऑफ 5। सही है? यस सर। तो ये कितना हो जाएगा? 10 25/2, राइट, मीटर पर सेकंड। 12.5 या आ गई, अब वेलोसिटी आ गई। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से हमने सिंपली वेलोसिटी निकाल लिया। यस सर। इसका मतलब है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर मुझे गिवन है ना, तो हम मोमेंटम के कंजर्वेशन की इक्वेशन नहीं भी लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस सर। ठीक है, मूविंग ऑन। तो ये तो बेसिक्स आइडिया हो गया कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का। चलो आगे बात करते हैं। अब इसी को क्वेश्चन में कैसे यूज होगा ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? पहली वैरायटी इरेज करूं सर? कर दो सर। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्लास तक इसको निपटा लें हम सेंटर ऑफ मास को। देखो मैं थोड़ा सा ना कम क्वेश्चंस करा रहा हूं बिकॉज ऑफ द टाइम, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो इसलिए प्लीज आप अपनी तरफ से मेहनत करिएगा। यस सर। ठीक है, चलो अब इसी में एक वैरायटी मैं दिखाता हूं कि मैंने बोला कि साहब यहां से किसी बॉडी को हमने फेंका है, लेट्स से विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। ठीक है, ये बॉडी ऑब्वियसली यहां से आई, प्रोजेक्टाइल के फॉर्म में फेंका, यहाँ आके टकराएगी, टकरा के ये रुकती नहीं है, ये फिर टिप्पा खा के ऊपर जाती है। नहीं समझे? यस ये सर। टकरा के रुकती नहीं है, ऊपर चलेगी। टिप्पा समझते हो ना, टिप्पा बाउंस करके यस फिर यस जाती सर। है। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर है कि पहली बार का जैसा पाथ रहा होगा दूसरी बार वैसा ही सेम कहानी तो नहीं आएगी, है ना। तो आपको कुछ चीजें बतानी है। ये अगर रेंज है और ये दूसरे केस का रेंज है, तो आपको रिलेशन बताना है रेंज का। आपको अगर ये हाइट है तो इसका रिलेशन बताना है। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट T1 है, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट T2 है, तो इसका मतलब इन तीनों चीज का रिलेशन बताना है। और आपको क्वेश्चन में गिवन है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, सॉरी कोफिशिएंट फ्रिक्शन कह रहा हूं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन विद द ग्राउंड इज 1/2। ये ग्राउंड है आपका, कैसे करेंगे? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको दे दिया 1/2। हाउ द क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड? अब समझें सर। पहली बात तो ये समझना, यहाँ पर प्रोजेक्टाइल का भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व कर दिया, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी इन्वॉल्व हो गया। ये सर ठीक है, वेलोसिटी निकाल लेंगे ना, जहाँ पे वो टिप कर रही है उसके हिसाब से निकाल लेना। हाँ, तो टिप करने में वेलोसिटी, बट कौन सी वेलोसिटी में चेंज आएगा? देखो अगर मैं प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी लिखूं तो 20 cos 37 मतलब कितना हुआ? 20 cos 37 16 और ये 12, एम आई राइट? देख लेना भाई, cos 37 is 4/5 and sin 37 is 3/5। यस ठीक है, अब जब ये बाउंस करेगा यहां से, व्हेन इट विल बाउंस, तो ध्रुव कौन सी वेलोसिटी चेंज होगी व्हेन इट बाउंस फ्रॉम दिस? देखो एक बात तो क्लियर है कि प्रोजेक्टाइल जिस वेलोसिटी से हम फेंकते हैं उसी वेलोसिटी से वापस ग्राउंड को हिट करता है। मतलब जब ये ग्राउंड को वापस से हिट करेगा
तो ये ग्राउंड को हिट तो करेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 16 होगी, ठीक है। बट आफ्टर इट बाउंस, अब जब यहां से बाउंस हुआ, यहां से बाउंस के बाद कौन सी वेलोसिटी चेंज होगी? दोनों चेंज होगी या कोई एक चेंज होगी? क्या होगा? तो याद रखो कि कोलिजन का लाइन ऑफ इंपैक्ट याद करो, इसीलिए मैंने ये जो टर्म्स सिखाए ना उसका रीजन है। अगर आप देखें तो कोलिजन इस तरह से हुआ तो आप ये नहीं कह सकते कि दिस इज योर कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन। सोच के देखो, कॉमन नॉर्मल है, पक्की बात है। तो जो भी चेंज आएगा वो कॉमन नॉर्मल में होगा, कॉमन टेंजेंशियल में नहीं होगा। मतलब हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी में यहां पर कोई चेंज नहीं आएगा, समझे? यस सर। कोलिजन के बाद वाई वाली वेलोसिटी में चेंज आएगा, ये वाली में। यस सर। अब वो कैसे निकालोगे? तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला लगा लो वाई डायरेक्शन में। अब कैसे लगाओगे? तो ऑब्वियस सी बात है, ग्राउंड पहले भी रेस्ट में था, बाद में भी रेस्ट में। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, वन ऑफ द वेलोसिटी तो जीरो ही है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं वी डिवाइडेड बाई 12, मतलब वी की वैल्यू 6 हो जाएगी। सोच के देखो। यस सर। तो वी हो गया 6 मीटर पर सेकंड, खत्म हो गया कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। बाकी तो वही है ना, बाकी तो आपको रेंज निकाल। प्रोजेक्टाइल हो रहा है 37 पे। जी बेटा, जी फिर से बोलो। ये सेम एंगल पे प्रोजेक्टाइल हो रहा है ना, 37 ही है ये भी। नहीं नहीं नहीं, वाई डायरेक्शन चेंज हो गया, हाँ, वाई वेलोसिटी चेंज हो गई। तो ये देखो, ये 16, ये 6, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है। ठीक है, हाँ जी समझ गया। तो जाहिर है एंगल चेंज हो गया, हाँ, है ना। अगर एंगल सेम होता तो फिर तो मसला ही मतलब फिर तो बात ये होती कि भाई ये वेलोसिटी फिर कैसे चेंज हो रही है। हाँ जी ठीक है सर। अब बाकी तो काम प्रोजेक्टाइल का है ना। इसमें कॉन्सेप्ट क्या था? इसमें कॉन्सेप्ट ये था सर कि हमारा जो जिस लाइन ऑफ इंपैक्ट है उस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगी। अगर ये लाइन ऑफ इंपैक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता तो हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी चेंज होती। मतलब अगर ये प्रोजेक्टाइल मैं ऐसे फेंकता, ऐसे फेंकता और ये जाके ऐसे टकराता यहाँ पर, तो फिर मैं ये कहता कि भाई लाइन ऑफ इंपैक्ट ये है, तो Vx में चेंज आता, बट Vy में कोई चेंज नहीं आता, Vy चेंज नहीं होता। यस सर, समझ गया। मतलब इट डिपेंड्स ऑन लाइन ऑफ इंपैक्ट, तो रटना नहीं है सर, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि भाई कौन सी चेंज होगी कौन सी नहीं होगी, वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। नोट कर लिया हो तो बाकी तो सॉल्व कर ही लोगे ना इसका। यस सर, r इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। हाँ, वो फॉर्मूला लगा लेना। ओके, तो दैट इज ऑल फॉर टुडे, बाकी चर्चा नेक्स्ट डे करते हैं सर। ठीक है ध्रुव भाई, तब तक आप क्वेश्चन करिए, ढूंढ के सॉल्व करिए क्वेश्चंस को, और कॉन्सेप्ट में नेक्स्ट डे सिखाऊंगा। HCFL में से कर लो ना। हाँ, कोई सी भी बुक यूज करो। वैसे तो अभी कोशिश करो कि प्रीवियस ईयर्स अगर आप सॉल्व कर सको। ओके सर। ठीक है।